इन्होंने दूसरा अभी क्या कहा था, अभी इन्होंने कहा था कि जो पढ़े-लिखे पढ़े-लिखे की बात कर रहे थे ना, पढ़ाई-लिखाई की। अब सवाल ये है कि भई पढ़ाई-लिखाई के लिए तो एजुकेशन सेंटर होना चाहिए। इन्होंने तो ये भी बात नहीं मेंशन किया इन्होंने कि बाबा साहब तो कह के गए पढ़ाई की बात। लेकिन भई आपने पिछले 1000 साल से भी ज़्यादा समय से आपने जो है एजुकेशन सेंटर को ध्वस्त कर रखा है। जब से नालंदा बौद्धों के नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और ये सारे और भी जो अन्य विश्वविद्यालय थे आप लोगों ने जलवा दिए। इनकी पाली प्राकृत जो भाषा थी, पाली प्राकृत जो भाषा थी उसको आप लोगों ने खत्म करवा दिया और लिपि खत्म करवा दी। सब लोग अनएजुकेटेड हो गए। आप लोगों ने संस्कृत को कब्ज़ा करके खुद पढ़ते रहे, लेकिन दूसरों को नहीं पढ़ने दिया। तो जब आपने नहीं पढ़ने दिया दूसरा पढ़ने की कोशिश किया तो जैसा कि मैंने दिखाया कि आपने क्या कहा, पढ़ाई तो बस वेद तक सीमित रह गई थी और कुछ तो था नहीं, सब चीज़ तो खत्म करवा दिया आप लोगों ने। तो आप लोग यही सब लिखते थे, वेद लिखते थे, आप बोलते थे कि वेद ही अंतिम सत्य है, वेद ही प्रमाण है, यही सब करते थे, उसी की पढ़ाई करवाते थे। और उसी को आपने जो है भारत के एससी, एसटी, ओबीसी को पढ़ने नहीं दिया। अब नहीं पढ़ने दिया तो जब देश आज़ाद हुआ, एक बार पढ़ने का मौका था कि अब जो है इन लोगों को पढ़ाया जाए, तो आपने तो इनको धन भी रखने की अनुमति नहीं दी थी। मनुस्मृति में तो साफ-साफ लिखा है कि शूद्र को धन रखने का अधिकार नहीं है, वो तो उसको जूठा खाने-पीने के आप देते थे। उसका धन छीन लेने की आप बात करते थे। हवन करना हो तो जाओ शूद्र का धन छीन के ले आओ, ऐसी आप लोगों ने बातें की है। अगर किसी ब्राह्मण के पास अगर नहीं है, तो जाके उसका वो छीन लो, उसका धन छीन लो। ओबीसी का, शूद्र का, यही आप लोगों ने दिया था। तो जब इनके पास धन भी आज़ादी के पास नहीं था, ज़मीन भी नहीं थी, सब चीज़ आप लोगों के कब्ज़े में था, तो ये इतने महँगे स्कूल में कहाँ से पढ़ाई करेंगे? तो आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी, आप सभी ब्राह्मणवादियों को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए थी जब देश आज़ाद हुआ कि जब इतने सालों से हमने इनका शोषण किया है तो कम से कम एजुकेशन फ्री रूप से दें। अगले 1000 साल तक एससी, एसटी, ओबीसी के लिए एजुकेशन फ्री कर दें। आप अपने लिए एजुकेशन महँगा कर लेते क्योंकि आप लोग तो 1000 साल से पढ़ के आए थे, आपके पास धन संपदा भी थी। लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी के लिए इस नए देश में, इस आज़ाद देश में एजुकेशन फ्री होना चाहिए था और ये पश्चाताप होना चाहिए था आप लोगों का, कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा है, जो हमारे पुरखों ने गलती की है, उसकी उसकी हम उसको सुधार रहे हैं। हम जो हैं एससी, एसटी, ओबीसी समाज को पूरी तरह से फ्री एजुकेशन देंगे, अगले 1000 साल तक हम एजुकेशन देंगे, फ्री एजुकेशन देंगे और हम लोग फ़ी भरेंगे। ये आपके मन में होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने किया क्या? क्या किया आप लोगों ने? आपने जो है सुनिए इन्होंने क्या किया है। अब इन्होंने ये तो बोल दिया एजुकेशन, एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन को ही खत्म करने के लिए इन्होंने एक नई चाल चली है और वो नई चाल का ये सपोर्ट कर रहे हैं। सुनिए आगे ये क्या सपोर्ट कर रहे हैं। ये ध्यान से ज़रा सुनिएगा अभी इनकी कुछ बातें सामने आएँगी, वो ध्यान से सुनिएगा। स्कूल इस देश में सबसे अच्छे हैं प्राइवेट और हुँ। हॉस्पिटल सबसे अच्छे हैं प्राइवेट। सुना आपने? स्कूल सबसे अच्छे हैं प्राइवेट और हॉस्पिटल सबसे अच्छे हैं प्राइवेट। मतलब अब ये इनको पता है कि जो स्कूल और हॉस्पिटल जो है वो महँगा होगा ना जब प्राइवेट होगा तो। और इनको पता है कि एससी, एसटी, ओबीसी के पास इतना पैसा है नहीं, ज़मीन है नहीं, इतने संसाधन है नहीं। आज़ादी के बाद से पूरा कब्ज़ा इनका रहा है, तो सरकारी पैसे भी इन्हीं लोगों ने अपने झोली में भरे। सारे धनपति जो हैं यही लोग हैं। सारे जो जितने भी हैं क्षत्रिय, वैश्य और जो ब्राह्मण हैं, इन्हीं लोगों के पास सारा धनाढ्य है, संपदा है, संसाधन है, तो ये लोग तो आसानी से प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं, प्राइवेट संस्थानों में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं और जिनके पास नहीं है वो कहाँ से जाएगा? तो अब ये क्या तारीफ़ कर रहे हैं कि ये सारा चीज़ ना प्राइवेट बड़ा अच्छा होता है। सुनिए इनकी कहानी अब ये। आज प्रधानमंत्री को बड़ा इल्जाम लग रहा है कि सब कुछ प्राइवेट कर दे रहे हैं। तो सरकारी में पिछले 30 साल में हो क्या रहा था? कौन जा रहा है सरकारी में जिसके पास पैसा नहीं है? हाँ, सुना आपने? कह रहे हैं कि पिछले 30 सालों से सरकारी में हो क्या रहा था? अरे भाई साहब तो पिछले 30 साल क्या कहिए जब जब से देश आज़ाद हुआ है तब से सरकारी में सबसे ज़्यादा वर्चस्व कौन-सी जाति का रहा है? ये आंकड़े एक बार आप बता देते। एक बार आप बता देते ना कि सरकारी में जो काम नहीं हो रहा था, तो कौन लोग थे सरकारी में नौकरी करने वाले? जब अभी ओबीसी का रिज़र्वेशन अब आया है, वो भी उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। 1990 में आया है, तो 1990 से पहले और एससी, एसटी, ओबीसी का भी रिज़र्वेशन बाद में धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट हुआ है, तो उससे पहले पूरे के पूरे सरकारी संस्थान में कौन लोग थे? कौन-सी जाति के लोग थे? इस पर ये बंदा जो है ओझा सर जो महोदय हैं, ये कभी एक शब्द नहीं बोलेंगे।
ये नहीं कहेंगे कि हम ही ब्राह्मणवादियों ने पिछले 30-40 साल, 50 साल में सरकारी में घुस के या सरकारी तंत्र को खोखला कर दिया। हम निकम्मे बन गए, हरामखोर बन गए, हम लोग जो है पूरे के पूरे देश को लूट के बर्बाद कर दिए। ये कभी ये स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे ये। कैसे बोलेंगे? क्योंकि इसमें पूरा का पूरा पोल खुल जाएगा ना ब्राह्मणवादी तंत्र का कि ये सरकारी में घुस के क्या किए हैं। तो ये चीज़ जो है हमें समझनी पड़ेगी। एक चीज़ और देखें यहाँ पे कि इन्होंने यहाँ तो घुमा दिया कि भई ये पूरा का पूरा तंत्र जो है खराब था। लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि ये सारा का सारा ब्राह्मण सिस्टम ने या ब्राह्मणिकल सिस्टम ने खराब किया। इसमें एक टिप्पणी नहीं। और क्या बोल रहे हैं प्राइवेट सिस्टम बड़ा अच्छा है। अरे भैया तो प्राइवेट सिस्टम अच्छा है और प्राइवेट आपका हॉस्पिटल अच्छा है, तो फिर एससी, एसटी, ओबीसी का क्या होगा? वो तो पूरे के पूरे गरीब लोग हैं, मुश्किल से उसमें से कुछ लोग गिने-चुने लोग ही आगे बढ़े हैं, ओबीसी में से कुछ लोग अपनी खेती-गृहस्थी थोड़ा बहुत कर पाएँ तो वो थोड़ा आगे बढ़े हैं। बाकी लोगों का क्या होगा? देश की 90% जनसंख्या का क्या होगा? प्राइवेट। यानी ये कहना चाहते हैं कि हमने पिछले 1000 सालों में तुम्हें एजुकेशन नहीं दिया था और फिर से हम प्राइवेटाइज़ेशन कर रहे हैं, तो फिर से तुम्हें एजुकेशन नहीं देंगे। और फिर इन्होंने क्या ताना भी मारा कि बाबा साहब ने अरे भैया तो जब बाबा साहब ने कहा शिक्षा सिरनी का दूध है, तो आप फिर प्राइवेटाइज़ेशन कर दोगे तो लोग पढ़ेंगे कहाँ से एससी, एसटी, ओबीसी? ये पूरा इनका सधा हुआ चाल है दोस्तों, ये समझने की ज़रूरत है कि एक तरफ इन्होंने ये बाबा साहब को तो कहा कि शिक्षा की सिरनी का दूध है, लेकिन दूसरी तरफ ये नहीं बताया कि जो एससी, एसटी, ओबीसी जो गरीब हैं, वो प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ पाएँगे जिनके पास पैसे ही नहीं हैं? ये नहीं बता रहे हैं और उल्टे समर्थन कर रहे हैं प्राइवेटाइज़ेशन का। तो ये हमारे देश के बुद्धिजीवी जो अपने को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी बोलते हैं, ये हमारे ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण सर लोग होते हैं, यही लोग पढ़ाते हैं। इन्हीं लोगों से शिक्षा ली जाती है दोस्तों। और इस तरह से पूरा एक ब्राह्मणवादी तंत्र तैयार किया जाता है। आगे सुनें इनकी बात को। तुम जाओ सरकारी हॉस्पिटल में फीडबैक लगवाने और तुम्हारा हाथ कट गया लोहे से और तुम सरकारी हॉस्पिटल चले गए और जिस बंदे को हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाना है वो मोबाइल में बात कर रहा है और बात करते करते उसने इंजेक्शन डाल दिया और पता लगा बगल वाले को डाल दिया, फिर वो पलट के चिल्ला भी रहा तुम्हारे ऊपर। कायदे से नहीं खड़ा पा रहे हो, फ्री है। सुना आपने? फ्री है और उसको डाल दिया, उसको डाल दिया। तारा बता क्यों नहीं रहे हैं कि वो आपके ब्राह्मण भाई लोग हैं, निकम्मे होते हैं, दर निकम्मे होते हैं। आप सीधे-सीधे कहिए कि ब्राह्मण जो हैं वो निकम्मे होते हैं। पूरे ब्राह्मणी तंत्र में घुस के देश आज़ाद हुआ और वही थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे और एससी, एसटी, ओबीसी में से कोई नहीं पढ़ा था तो 100% घुस के उसमें बैठ गए। फिर अपने सारे भाई-भतीजों को उसमें घुसा लिए। आपने सुना होगा, आज से 20 साल, 25 साल पहले तक जब किसी ओबीसी की नौकरी लग जाती थी, किसी एससी, एसटी की नौकरी लग जाती थी, तो लोग पूछते थे कितना घूस दिए? सीधे पूछते थे, क्योंकि इन लोगों ने घूस तंत्र बना रखा था दोस्तों। रिक्रूटमेंट जो है घूस तंत्र था, घूस से वो होता था और घूस देने के लिए किसी के पास पैसे तो थे नहीं एससी, एसटी, ओबीसी का और इनको तो खैर जाति देख के भी बाहर कर दिया जाता था। तो ये पूरा घूस से घूस-घूस के और वो बता रहे हैं कि सरकारी में जाओगे तो ये होगा। तो ये स्टेटमेंट को आपको समझने की ज़रूरत है कि ये लोग कैसा गेम खेलते हैं। जहाँ पे ब्राह्मण की बात आएगी, जहाँ ब्राह्मण की चोरी पकड़ी जाएगी, वहाँ ब्राह्मण का नाम नहीं लेंगे ये। वहाँ पे बोल देंगे कि तंत्र ही खराब है वो, सिस्टम खराब है। और जहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी की बात आएगी, वहाँ खुल के कहेंगे कि दलित लोग हैं। ये दलित लोग ये नहीं करते, दलित लोग पढ़ते नहीं हैं, ये नहीं करते। वहाँ खुल के दलित का नाम लेंगे। ये पूरा का पूरा सिस्टम समझने की ज़रूरत है और ये सो कॉल्ड जो हैं एजुकेटेड प्रोफेशनल लोग हैं ये। आगे सुनिए। लेकिन जान जा सकती है और प्राइवेट हॉस्पिटल में एंटरटेन करते हैं, आपको गाना सुनाते हैं, पूछते रहते हैं डर तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं नहीं। आजकल हमारे तो इन्होंने फिर से वही प्राइवेटाइज़ेशन का रोना रोया कि प्राइवेटाइज़ेशन बहुत अच्छा है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं दिया कि गरीब लोगों का एससी, एसटी, ओबीसी लोग जो हैं वो अपना कैसे इलाज कराएँगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। आगे अब सुने इनका अब एक नया जो है बाबा साहब के बारे में ये क्या बोलते हैं, ज़रा सुनिएगा। अच्छा ये एक और गेम खेलते हैं ये लोगों का गेम थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। ये लोग क्या करते हैं कि रहे-रहे बाबा साहब की खूब तारीफ़ करेंगे। बीच में बार-बार तारीफ़ करेंगे कि बाबा साहब बड़े अच्छे थे, बाबा साहब ने ये बात कही, बाबा साहब ने वो बात कही, एजुकेशन लेने की बात कही क्योंकि वो पढ़ाते हैं, चाहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी भी हमारा कस्टमर बन जाए। ये जानते हैं कि इंटरव्यू में जाएगा तो उसको छाँट-छूट के तो हटा ही दिया जाएगा, लेकिन कम से कम कोचिंग पढ़ने तो मेरे पास आ जाए, उससे पैसे तो ऐंठ लें, ले लें, ये तो जानते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि भैया जहाँ आप अपने धर्म ग्रंथों की अपनी सारी बातें बता रहे हैं, वहाँ पे 1-2 बार बाबा साहब का भी नाम ले लो, उनकी भी 2-4 तारीफ़ कर दो। उससे क्या होगा कि बच्चे सोचेंगे अच्छा, अच्छा, चलो, चलो कुछ भी कहता है लेकिन बाबा साहब को अच्छा तो मानता है ना, फँस जाएँगे तुरंत।
तो ये वो वाला भी कार्ड खेलते हैं और वही कार्ड खेलते-खेलते फिर अपना ब्राह्मण तंत्र वाला भी कार्ड उसी में खेल देते हैं। अब सुनिए ये स्टेटमेंट आपको यहाँ देखिए कैसे क्या कौन-सा कार्ड खेल रहा बड़े है। सारे लीडर हैं, कह रहे हैं मूंछ रखो। ये तो अंबेडकर ने नहीं कहा। अंबेडकर हाँ, सुनिए। अब इन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि बाबा साहब ने तो ये नहीं कहा मूंछ रखो। अब मूंछ रखने की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए कि एससी, एसटी, ओबीसी में मूंछ रखने वाले कौन-कौन से लीडर हैं? ये बोल रहे हैं ये सुनिएगा ज़रा ध्यान से इस स्टेटमेंट को सुनिएगा। हुँ। आजकल हमारे बड़े सारे लीडर हैं, कह रहे हैं मूंछ रखो। ये तो अंबेडकर ने नहीं कहा। अंबेडकर का चेहरा देखो भगवान की तरह क्लीन शेव। मूंछ तो राक्षस लोग रखते हैं। सुना आपने? कह रहे हैं कि मूंछ तो राक्षस लोग रखते हैं। अब अपने बारे में भी बताएँगे, इन्होंने खुद मूंछ रखा हुआ है ना, अब वो देखिए स्टेटमेंट सुनिए, मतलब इसका क्या तुक है? आप कह रहे हो कि अम्बेडकर ने नहीं कहा, अरे भाई बाबा साहब की बात एससी, एसटी मानता है, ओबीसी भी मानता है, आप नहीं मानते, आप नहीं मानते। लेकिन मूंछ रखने की बात है अगर, तो मूंछ तो बहुत बड़े-बड़े लोग रखे हैं। आपके पूरे धर्म ग्रंथ में आपके जो ऋषि-मुनि दिखाओगे वो सब मूंछ क्या, वो तो बाल जूड़ा भी बाँध के रखते थे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मूंछ तो राक्षस रखता है। सुन रहे हैं स्टेटमेंट इनका? ये किसको कह रहे हैं भाई साहब? ये किसको ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? और बाबा साहब का नाम क्यों लिया? क्या ये किसी एससी, एसटी, ओबीसी के किसी लीडर को टारगेट कर रहे हैं ये? किसको टारगेट कर रहे हैं? ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। चलिए सुनिए इनकी बात। जिनके अंदर अब मेरे अंदर थोड़ी बहुत है, तो मैं रखा हूं। मूंछ रखने को सुन लिया आपने? इनके अंदर थोड़ी बहुत है, इसीलिए ये रखे हैं, बाकी लोग मत रखो। एससी, एसटी, ओबीसी जो है, आप लोग को मूंछ रखने की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब तो क्लीन शेव रखते हैं, तुम लोग क्लीन शेव रहो। जिसमें थोड़ा-सा है, वही मूंछ रखेगा। सुना आपने स्टेटमेंट? ये कौन-सा स्टेटमेंट है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, तो फीडबैक दे दीजिएगा। कमेंट वगैरह ज़रूर कीजिएगा कि कहना ये क्या चाह रहे हैं। आगे सुनिए इनकी बात ज़रा। कहां डॉक्टर अंबेडकर कह गए? बुलेट चलाने को कहां डॉक्टर अंबेडकर कह गए? इसलिए तो किताब ली हुई उनकी फोटो आती है। मोक्ष मुक्ति नहीं है, बुक मुक्ति है। बुक। हर दलित व्यक्ति, शोषित व्यक्ति, परेशान व्यक्ति बस किताबों से दोस्ती कर ले। इतनी इज्जत डॉक्टर अंबेडकर को क्यों मिली? दलित थे इसलिए? नहीं। रिजर्वेशन? नहीं, क्योंकि उनसे शिक्षा में मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। हाँ, तो ये देखा आपने, यहाँ यहाँ तक सुन के बड़ा अच्छा लग रहा होगा, आप सभी को अच्छा लगा होगा कि अच्छा देखो ये तो बाबा साहब की तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपने देखा होगा जो एग्ज़ाम्पल इन्होंने सेट किए हैं, वो बड़ा खतरनाक था। ये किसको टारगेट कर रहे थे कि ये मूंछ रखने का मूंछ मुक्ति नहीं है। अरे भैया कोई व्यक्ति अगर मूंछ रख लिया और वो चला गया पढ़ने के लिए, किताब भी पढ़ रहा है, अब मूंछ भी रख लिया तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? आप भी तो मूंछ रखे हुए हो। मूंछ तो आप भी रखे हो, फिर भी आप मूंछ क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मूंछ रखने का भी अधिकार सिर्फ़ ब्राह्मणों को है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को है? एससी, एसटी, ओबीसी को नहीं हक है? क्या आपका ये स्टेटमेंट है? जो आप बार-बार कह रहे हो कि मूंछ आप खुद भी मूंछ रखे हुए हो? ये क्या मतलब है आपका? ओझा सर, ये क्या मतलब है मतलब? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ ओझा सर, आप ऐसे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? अच्छा इन्होंने यहाँ पे बाबा साहब की तारीफ़ कर दी, तो सबको बड़ा अच्छा लगा होगा। लेकिन अगला स्टेटमेंट जैसे सुनेंगे, तो ये बचा-खुचा जो अच्छा लग रहा होगा ना, ये भी हवा की तरह काफ़ूर हो जाएगा। सुनिए अगला स्टेटमेंट इनका। आज तो सो कॉल्ड निम्न जाति के लोग खुद को प्राउड फील करते हैं अपने जाति को बुलाना। अंबेडकर तुम्हें ब्राह्मण बनाना चाहते हैं। ब्राह्मण मतलब ज्ञानी, और ज्ञान से सम्मान है। सुना आपने? इन्होंने कहा कि सो कॉल्ड नीची जाति के लोग। अरे भैया तो ऑटोमेटिकली आप बोल देते ना कि सो कॉल्ड आप ऊँची जाति के लोग हैं। ये क्यों नहीं बता दिए? ये सीधे बोल देते हैं कि सो कॉल्ड मैं ऊँची जाति का लोग हूँ। अब वो सो कॉल्ड नीची जाति के लोग जो प्राउड करते हैं, तो क्या प्राउड ज़िंदगी भर आप ही करेंगे? आप ही के धर्म ग्रंथ में हमेशा जो है लिखा जाएगा कि ब्राह्मण अच्छा है, ब्राह्मण ये है, ब्राह्मण शक्तिशाली है, ब्राह्मण जो है पैर से मार देता है विष्णु भगवान को, ज़िंदगी भर आप ही ब्राह्मण-ब्राह्मण करते रहेंगे। दूसरे किसी को हक नहीं है क्या कि वो प्राउड फ़ील करे? वो भी आत्मसम्मान की ज़िंदगी जी सके, स्वाभिमान की ज़िंदगी जी सके। ये बोल क्या रहे हैं आप? और बाबा साहब नहीं कह के गए हैं कि बुलेट पे बैठो, हैं? अरे बाबा साहब तो कोट पैंट पहन के गए हैं, आप लोग तो धोती में नंगे बदन रहते थे। बाबा साहब तब कोट पहन के और बोल के गए कि कोट पैंट पहन के रहो और सबसे ज़्यादा भौकाल में रहो। बाबा साहब सिखा के गए हैं ये। आप ही का हक नहीं है कि सिर्फ़ आप मूँछ रखेंगे, आप ही बुलेट पे चढ़ेंगे। सबको हक है, बाबा साहब दिला के गए हैं, बाप हैं वो हमारे, सबको हक दे के गए हैं। सिर्फ़ हम ही लोगों को नहीं, सबको हक दे के गए हैं वो। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ओझा सर जो हैं यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं। और दूसरी बात इन्होंने फिर अपना वहाँ पे कार्ड खेल दिया ब्राह्मण वाला कि वो तो ब्राह्मण बनाना चाहते हैं। अरे भाई साहब, वो ब्राह्मण बनाना चाहते थे? ब्राह्मण बनाना चाहते थे? हैं क्या आप? मुँह से पैदा हुए हैं ओझा सर?
ये ब्राह्मण क्या चीज़ है कि वो ब्राह्मण बनाना चाहते थे? मुँह से कहीं से पैदा हो गए हैं क्या आप लोग? हुँ? भाई साहब ओझा सर, आप जो है अगर मुँह से पैदा हुए हैं तो बता दीजिए कोई आप में स्पेशल हो। अब बाबा साहब को भी ऐसा लगता हो कि भाई ब्राह्मण में कुछ स्पेशल था उस तरह से बनाना चाहते हो। बाबा साहब ब्राह्मण-व्राह्मण नहीं बनाना चाहते थे। वो लोगों को जेंटलमैन बनाना चाहते थे, वो लोगों को भारतीय बनाना चाहते थे, वो भारत को बुद्धिवादी देश बनाना चाहते थे। वो एक नया भारत चाहते थे, आपका ये ब्राह्मणी सड़ा-तड़ा तंत्र नहीं चाहते थे। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आपने नहीं पढ़ा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि भारत में सिर्फ़ रोटी-बेटी संबंध, सिर्फ़ रोटी-बेटी संबंध से काम नहीं चलने वाला है। ये जो कास्टिज़्म का जो चीज़ है, इससे सिर्फ़ नहीं खत्म होगा, इसके साथ-साथ हमें सारे धार्मिक ग्रंथों को भी उखाड़ कर फेंक देने की ज़रूरत है। नहीं पढ़ा क्या आपने? नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आगे मैं दिखाऊँगा इनको कि ये धर्म ग्रंथों की तारीफ़ भी करते हैं, उससे मोटिवेशन भी निकालते हैं, ये देवी-देवताओं की बात करते हैं। अभी ये बाबा साहब के नाम ले लेके ये सिर्फ़ वो बटोर रहे थे क्रेडिट, लेकिन ये भी स्टेटमेंट आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा कि वहाँ पे भी ये अपना ब्राह्मणी तंत्र ही चला रहे थे। आगे सुनिए ओझा सर का और क्या कहते हैं ये। मन दो चीजों से काबू में आएगा, या तो नशे से या ध्यान से। सुना आपने? क्या गज़ब का स्टेटमेंट दिया ओझा सर मतलब तो छा गए, मतलब आप सामने होते तो मैं नारियल फोड़ देता। कहाँ पे? आपके लिए? नहीं, नहीं। वो मत समझिए पूजा-पाठ कर देता नारियल फोड़ के। भई कह रहे हैं नशा से, ध्यान से। अरे ओझा सर, ये नशा करने से कौन-सा ज्ञान की प्राप्ति होती है? हैं? ये क्या मिलता है नशा करने से? ये नशा को ये जस्टिफ़ाई कर रहे हैं। अरे भारत बुद्धमय देश रहा है, जहाँ पे पंचशील सिद्धांत में से एक सिद्धांत ये भी है कि नशा नहीं करना है। ये नहीं पता आपको? इसीलिए नहीं पता है क्योंकि आप जो है पीछे जो है आप तारीफ़ कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति का जिसको आप लोगों ने नशा बना रखा है और उसको आप लोग देवता भी कहते हैं और उनको नशेड़ी भी बना रखा है। और देखिए साथियों ये हम लोग नहीं कहते हैं। लोग कहते हैं ना कि देखिए नास्तिक जो है, एससी-एसटी जो हैं, ओबीसी जो हैं, ये हमारे देवी-देवताओं का मज़ाक उड़ाते हैं। ये ब्राह्मण उड़ाते हैं आप लोगों का मज़ाक। ये बात आप समझिएगा। अक्सर हाँ, मैं देखता हूँ लोग कमेंट में कहते हैं कि आप नास्तिक लोग हैं, एससी-एसटी जो आप देवी-देवताओं का मज़ाक उड़ाते हैं। अरे नहीं भाई साहब ये देखिए ये खुद बता रहे हैं नशा से और जस्टिफ़ाई कर रहे हैं किसको? शिव को जस्टिफ़ाई कर रहे हैं। सुनिए ना ये देखिए, नशा को जस्टिफ़ाई कर रहे और हैं। शंकर जी का संबंध दोनों से। सुना आपने? शंकर जी का संबंध दोनों से है, किससे? नशा से और ध्यान से। ये अपने देवी-देवताओं को बता दिए कि वो नशा करते हैं। अब इसमें अपमान कौन कर रहा? और सुनिए आगे इनकी बात को। मजेदार बात देखिए, प्रथम योगी माने जाते हैं विश्व के। देखिए, ये पढ़ाते हैं यूपीएससी का इंटेलेक्चुअल बच्चों को तैयार करते हैं। कह रहे हैं कि प्रथम आदि पुरुष माने जाते हैं। अब बताइए ज़रा इनको सबूत मिला है एक भी? पूरी दुनिया में किसी को सबूत मिला है? जो ग्लोबल हिस्ट्री है उसमें किसी ने पढ़ाया है आज तक कि भई जो शिव हैं वो व्यक्ति हैं, प्रथम आदि पुरुष हैं? किसी ने पढ़ाया है आज तक? अच्छा शिव पुरुष भी हैं कि नहीं ये आज तक बताया गया है? चित्र भी ये लोग बनाते हैं तो आधा पुरुष आधा स्त्री रहता है। अच्छा पुरुष भी होने के लिए एक फिज़िकल एक जन्म लेने की ज़रूरत है। कहीं बताया है इन लोगों ने कि शिव का कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ मरण हुआ था, कौन-सी विधि से हुआ था? अगर भारत में जन्म लिए थे, तो क्या ब्राह्मणिकल सिस्टम की तरह से जन्म लिए थे? क्योंकि ब्राह्मण तो कहता है कि भई वो तो मुँह से जन्म लिया है। तो शिव को बताना पड़ेगा कि भई शिव जी कहाँ से जन्म लिए थे? मुँह से जन्म लिए थे या फिर शोल्डर से जन्म लिए थे या फिर जो है पैर जंघा-वंघा से जन्म लिए थे या पैर से जन्म लिए थे? जन्म कहाँ से लिए थे? बताना पड़ेगा ना इनको। उनकी माता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? नेचुरली जन्म लिए थे या अननेचुरल जन्म ले लिए थे? कैसे जन्म लिए थे? कौन से स्थान पे जन्म लिए थे? एविडेंस कहाँ पे है? इनको पता है कुछ भी? नहीं पता है। गप हाँक रहे हैं। ओझा सर जो हैं बिना सबूत के गप हाँक रहे हैं। आप ज़रा सोचिए कि अगर कोई शिक्षा पद पर किसी शिक्षित पोस्ट पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वो जब काल्पनिक देवी-देवताओं को महापुरुष, आदि पुरुष तरह करके बच्चों को परोसता है, तो बच्चे क्या सीखेंगे? मतलब आप उनको लॉजिक सिखाने की ज़रूरत है, उनको वो टेक्निक सिखाने की ज़रूरत है कि कैसे सत्य को पहचाना जाता है, कि कोई चीज़ है कि नहीं है, वहीं ओझा सर बाय डिफ़ॉल्ट मान लिए। कथा कहानी से। कथा कहानी से और अभी उस सबसे पहले इन्होंने क्या माँगा था कि भई कब जो है शूद्र को शीशा पिघलाने की बात हुई है, कान में पिघला कर डालने की बात हुई है, कब क्या बात हुई है? और यहाँ पे देखें ये देवी-देवता को डिफाइन कर रहे हैं। धीरे-धीरे इनका आगे बढ़ रहा है।
ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे एससी-एसटी स्टूडेंट ज़्यादा हैं या वो कौम ज़्यादा है, वहाँ बाबा साहब की तारीफ़ शुरू कर दो। जहाँ पे इनकी ब्राह्मणिकल सिस्टम सेट है, वहाँ पे देवी-देवताओं का चालू कर दो। पूरा इनका कार्ड जो है सेट है। आगे सुनिए ज़रा इनकी बात को और नशा को डिफाइन कर रहे हैं कि भई नशा जो है शिव जी का बड़ा कनेक्शन है और ध्यान भी कनेक्शन है। आगे सुनिए। ब्रह्मांड के मन जो है वो दो चीजों से काबू में आएगा। एक तो नशे से, पर नशे से वो कुछ समय के लिए आएगा, कुछ समय के लिए आपको दुनिया का सारा दर्द भुला देगा। सुना आपने? नशा से मन काबू में आता है और कुछ समय के लिए पूरा दर्द भुला देता है। बहुत एक्सपीरियंस है ओझा सर को। भई नशा हम लोग तो आज तक किए नहीं तो हमें तो नहीं एक्सपीरियंस है, लेकिन ओझा सर को बड़ा एक्सपीरियंस है कि कुछ समय के लिए भुला देता है। और ये एक्सपीरियंस इनको कहाँ से मिला है? ये शिव जी से मिला है इनको। ये ज़रा समझिएगा ओ ओझा जी की बात को और 4 देखें। घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, लेकिन 6 घंटे बाद वो फिर जिंदा हो जाएगा और दर्द हो जाएगा। फिर जब और दर्द हो जाएगा तो व्यक्ति फिर और नशे की तरफ भागेगा। फिर ऐसा हो जाएगा कि वो नशा उसे मार डालेगा। तो वो नशा, वो धतूरा, वो भांग, वो गांजा, ये जितनी भी नशे की चीजें हैं, ये भोलेनाथ पे चढ़ाई जाती है। सुना? ये जितने भी नशे वाली चीज़ें हैं सब भोले बाबा पर चढ़ा दी जाती है। अरे भई आप कहना क्या चाहते हैं? भोले बाबा जो हैं वो नशेड़ी हैं, आप ये कहना चाहते हैं? ओझा सर बता रहे हैं दोस्तों। ओझा सर जो है ब्राह्मण हैं और वो बता रहे हैं कि जितने भी नशे की चीज़ें हैं, वो सब जो है उन पर चढ़ा दी जाती है, इसका पूरा कनेक्शन है। अच्छा, अपने पास क्या रखना चाहिए? ध्यान रख लेना चाहिए। प्रभु ये तुम ले लो और ध्यान हमको दो। अरे प्रभु कैसे देंगे आपको ध्यान? अपना तो वो ध्यान रख नहीं पाए, आपका ध्यान दे देंगे। अपना तो आज तक वो फीडबैक नहीं दे पाए कि कहाँ पे उनके पिताजी का नाम क्या था, उनके माताजी का क्या नाम था, आज तक तो आके बता के नहीं गए। आज तक ये भी नहीं बता के गए कि उनकी कौन-सी पीढ़ी यहाँ पे चल रही है। ये भी नहीं बता के गए कि भारत के किस हिस्से में उनका जन्म हुआ भी था कि नहीं हुआ था, हैं? नेचुरल हुआ था, अननेचुरल हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ गई उनकी पीढ़ी, कब हुआ था, कौन-सी सदी में हुआ था, आज तक तो कुछ बता के नहीं गए। और ये बोल रहे हैं कि आप उनको दे दो नशा, वो दे देंगे ध्यान। कैसी बातें करते हैं ओझा सर जी, कैसी बातें करते हैं। दरअसल इस पूरे केंद्र का इस मतलब जो बातें ये बता रहे हैं इसका कोई मतलब निकलता नहीं है। लेकिन एक मतलब ज़रूर निकलता है कि जितने बच्चे वहाँ पढ़ रहे होंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट शिव को उनके मन में वो आ जाएगा, भावना आ जाएगी शिव की, कि हाँ, शिव नाम का कोई व्यक्ति है, जब ओझा सर कह रहे हैं तो ज़रूर कोई ना कोई तो हुआ ही होगा, तभी तो है। मैं बता रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ भारत के जितने भी पीएचडी होल्डर हैं, जितने भी डॉक्टरेट हैं, प्रोफ़ेसर हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आप बैठा के पूछ लीजिए ईश्वर होता है कि नहीं होता है? भगवान जी होते हैं कि नहीं होते हैं? मैं बोल रहा हूँ उसमें से 95% जो हैं उनको पता ही नहीं होगा कि नहीं होता है। कहेंगे कि हाँ, होता है, होता ही होगा। ऐसे ही थोड़े लोग मान लेते हैं। ये सब उत्तर होता है। इतने जो अपने को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कहते हैं और उसमें से हमारे ओझा जी भी आते हैं। ये समझ रहे हैं? ये हालत है भारत के एजुकेशन सिस्टम की, जो एजुकेशन देने वाला है, वो रेशनैलिटी दे ही नहीं रहा है। वो आपको सबूत देना ही नहीं पहचानना ही नहीं सिखा रहा। उल्टे बाय डिफ़ॉल्ट जो जो चीज़ें जो ऑलरेडी रिजेक्ट कर दी गई हैं, उन चीज़ों को लाकर और परोस दे रहा है। ये हालत है। आगे सुनिए इनकी ज़रा।